आप लोगों का हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न शुरुआत कर रहे हैं। मित्रों, अवश्य भी देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होता है, हो सकता है कुछ प्रश्न ऐसे भी हो जाएँ जो आपके सिलेबस के बाहर के हों। कहने का मतलब फर्स्ट और थर्ड खास करके बच्चों का जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, आपके सिलेबस के बाहर के भी हो सकते हैं। कभी-कभी कुछ चीज़ें सिलेबस के बाहर के ले भी लिए जाते हैं। ठीक है? यहाँ पर हम आपको जो भी प्रश्न आप लोगों को पढ़ाएँ, पूरा एक-एक शब्द आप लोग मन लगा के हमारी बातों को सुनिएगा, क्योंकि एक प्रश्न को आप केवल एक ही प्रश्न मत मानिएगा। उसके आधार पर आपको कई प्रश्नों के भी उत्तर दे दे सकते हैं, या देने की क्षमता आप में आ जाएगी। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। क्योंकि बहुत दिनों से आप लोग ये कह रहे थे कि सर ऑब्जेक्टिव बनाइए, लेकिन बेटा ऑब्जेक्टिव भी बनाया जाए तो किस सिलेबस का बनाया जाए? अब यहाँ पर हम जो कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं, सामान्य प्रश्नों से हम शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है? खास करके इसमें ये जो है बीए, बीएससी के जो माइनर वाले बच्चे हैं, जिनका राम मनोहर लोहिया में इस बार जो है माइनर वालों का ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, उनके लिए विशेष महत्वपूर्ण है। बाकी सब्जेक्ट हर समय अगर आपको सब्जेक्ट की परीक्षा देनी है तो कभी भी किसी रूप में कोई भी प्रश्न आ सकता है। ठीक है? इसलिए केवल ये मत मानिएगा कि किसी विशेष सिलेबस से है। ये हर प्रकार से ऑब्जेक्टिव बच्चों आप लोग सब लोग पढ़िएगा। ठीक है? खास करके परीक्षा देने वाले, जो इसमें बहुत ही इजी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें हम उम्मीद करते हैं कि ये माइनर वालों के लिए, बच्चों के लिए, और इधर पीजीटी के लिए। हालांकि हायर वाला तो थोड़ा सा और टफ भी होता है। हालांकि हायर का इसमें भी बहुत कुछ प्रश्न आपसे मिल सकता है, लेकिन हायर वाला टफ होता है। इसके मुताबिक ये साधारण से प्रश्न है जो आपके माइनर वाले बच्चों के लिए हो सकते हैं और पीजीटी वाले बच्चों के लिए। ठीक है? ऑब्जेक्टिव प्रश्न किसी क्लास विशेष का नहीं होता, इतना आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है मित्रों, सबसे साधारण तरीके से, वेद कितने हैं? वेद हम इसलिए लिए हैं क्योंकि वैदिक काल हम लोग पढ़ते हैं, तो उसमें पहला प्रश्न यही होता है कि वेद कितने हैं। प्राचीन वेद कौन सा है तो पूछा जा सकता है। ठीक है? तो वेद 4 हैं, आप सबको मालूम होगा। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। दूसरा प्रश्न है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है? आगे है वैदिक काल की प्रमुख सेना होती थी। मित्रों, वैदिक काल में 2 प्रमुख सेनाएं होती थी, रथ सेना और पैदल सेना। इसमें प्रमुख सेना जो होती थी वो रथ सेना होती थी। और वैदिक काल का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा था? दशराग्य युद्ध था मित्रों। दशराग्य युद्ध 10 राजाओं का युद्ध था, जिसमें जो है भरत वंश के राजा सुदाफ ने अलग अलग वंश के 10 राजाओं को अकेले ही इसने पराजित किया था। यह युद्ध परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था, जो आज के समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है? इसमें लगभग 66,066 सैनिकों के मारे जाने की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य कितने हैं? मित्रों, महाकाव्य जो हैं वो 2 हैं। कौन कौन? रामायण और महाभारत। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि ने की थी। मित्रों, यहां पर हम लोग देखते हैं कि रामायण, रामचरितमानस दोनों अलग अलग हैं। ठीक है? हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ रामायण का पाठ होगा, लेकिन वास्तव में हम लोग रामचरितमानस का पाठ कराते हैं। रामायण संस्कृत में लिखा हुआ है, उसके बाद हिंदी अनुवाद होगा, जबकि तुलसीदास जी का ये जो रामचरितमानस है वो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी अनुवाद भी उसका मिलेगा। ठीक है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है, वेदव्यास जी ने महाभारत लिखा है। इतना आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं, महाभारत की रचना किसने की थी? मित्रों, महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास ने की थी। ठीक है? बाकी तुलसीदास जी ने क्या लिखा था, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था, सब लोग जानते हैं। भगवान कृष्ण की बात करें तो इन्होंने गीता का उपदेश दिया था अर्जुन को। ठीक है? गीता का उपदेश देकर उन्होंने अर्जुन को प्रोत्साहित किया था युद्ध करने के लिए। महाभारत में आप लोगों ने देखा भी होगा। आगे है दफराग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? दफराग युद्ध मित्रों परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। ठीक है? परुष्णी नदी उस समय माना जाता था वैदिक काल में, लेकिन आज उसको हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है? बाकी झेलम नदी के किनारे आप जानते हैं झेलम का संग्राम लड़ा गया था। सरस्वती नदी के किनारे तराइन का संग्राम लड़ा गया था संभवतः। ठीक है? चलिए, परुष्णी नदी का वर्तमान नाम है, आपको बता ही चुके हैं, परुष्णी नदी का वर्तमान रावी नदी है। वैदिक काल में सेना कितने प्रकार की होती थी? मित्रों, इसको भी आपको बता चुके हैं। वैदिक काल में सेनाएं 2 प्रकार की होती थी, पैदल सेना और रथ सेना। ना तो घुड़सवार सेना होती थी, ना गज सेना होती थी। ठीक है? केवल
रथ फेना और पैदल फेना। प्रमुख फेना रथ फेना होती थी। महाकाव्य काल में फेना की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? तो महाकाव्य काल में मित्रों फेना की सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो पत्ती होती थी। ठीक है। अब सबसे बड़ी इकाई कहा जाए तो अक्षौहिणी होगी। ठीक, सबसे छोटी इकाई पत्ती, सबसे बड़ी इकाई अक्षौहिणी। ठीक है। बाकी बीच में बहुत कुछ होते हैं, पत्ती, फेनामुख, गुल्म, गण, वहिनी, वृतना, चमू, अनीकनी, अक्षौहिणी। ठीक है। यहाँ पत्ती से लेकर अक्षौहिणी के पहले अनीकनी तक सब 1:3 के अनुपात में क्रमशः बढ़ते जाते थे, लेकिन अक्षौहिणी में 10 अनीकनी होती थी, यानी अनीकनी का 10 गुना जो है अक्षौहिणी होती थी। ठीक है। चलिए, कौटिल्य किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? आचार्य कौटिल्य आप सब लोग जानते हैं, जिनके कई नाम हैं, आचार्य कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। ठीक है। आचार्य कौटिल्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय में भी राजनीति विज्ञान के, इतना ध्यान रखना है आपको, और चंद्रगुप्त के गुरु भी थे। कौटिल्य किस विषय के आचार्य थे? तो बता चुके हैं मित्रों, राजनीति विज्ञान के। ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग सैन्य विज्ञान में पढ़ रहे हैं तो युद्ध कला के वो हैं, ऐसा नहीं है। आचार्य कौटिल्य जो थे वो राजनीति विज्ञान के आचार्य थे। और उस समय सैन्य विज्ञान के जो आचार्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में थे उनका नाम था आचार्य सुखदेव। ठीक है। चलिए, मंडल सिद्धांत के जनक हैं मित्रों। मंडल सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है, जबकि मंडल सिद्धांत आचार्य कौटिल्य हैं मंडल सिद्धांत के जनक। इसमें इन्होंने राज्य राज्य संबंधों का उल्लेख किया है। एक राज्य का या एक जो है राजा का अन्य राजाओं से किस प्रकार संबंध होते हैं उसका उन्होंने उल्लेख इसमें किया है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा भिन्न है? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त। मित्रों ये तीनों चीज तो एक ही है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक ही व्यक्ति का नाम है। इसमें जो भिन्नता है आपका वो भिन्न व्यक्ति है चंद्रगुप्त। ठीक है। क्योंकि ये कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त का शिष्य था। अब बाकी चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त एक ही व्यक्ति का नाम है। ठीक है। चलिए, चक्रव्यूह में किसकी मृत्यु हुई थी? जो बच्चे महाभारत देखे होंगे उनको मालूम भी होगा, चक्रव्यूह में अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी, जिसे 8 महारथियों ने अकेले ही घेर कर मारा था। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक मित्रों वही है, कौटिल्य है। यहाँ आप लोग नाम में डिस्टर्ब मत होइएगा, कौटिल्य भी रखा जा सकता है, चाणक्य भी रखा जा सकता है विकल्प में, विष्णुगुप्त भी रखा जा सकता है। तो आप लोग इतना जरूर याद रखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त जो एक ही नाम है उन्होंने किया था। अर्थशास्त्र आजकल का इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं था मित्रों, उसमें जो है उन्होंने राज्य के संचालन की संपूर्ण व्यवस्था का वर्णन किया था। सुरक्षा व्यवस्था से लेके सैनिक हथियार सब का वर्णन उन्होंने बहुत ही विस्तार से किया था। ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के दुर्ग वर्णित हैं? बस मित्रों वही है, अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्गों का वर्णन किया है। इसमें जो दुर्गों के प्रकार हो इस प्रकार हैं, जैसे बोलते हैं औदक दुर्ग, पार्वत दुर्ग, धानवन दुर्ग, वन दुर्ग। औदक दुर्ग जो नदियों से घिरा होता था, पार्वत दुर्ग जो पर्वतों पर या तो बना होता था, पर्वत के ऊपर या चारों तरफ पर्वतों से घिरा होता था। ठीक है, वो पार्वत होते थे। धानवन दुर्ग जो समतल भूमि पर बना होता था, रेगिस्तानों में बना होता था। ठीक है। वन दुर्ग वही जो जंगल के बीच में झाड़ियों से घिरा हुआ जो दुर्ग होता था वो वन दुर्ग कहलाता था। ठीक है। 4 प्रकार के दुर्ग, औदक, पार्वत, धानवन, वन। ठीक। औदक और पार्वत दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा माना जाता था। चलिए, इसलिए हमने कहा मित्रों एक प्रश्न को एक प्रश्न मत मानिए, ढंग से हमारी बातों को आप लोग सुनिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर अन्य प्रश्नों का भी उत्तर आपके अंदर देने की क्षमता आएगी। अगर सिर्फ एक प्रश्न को एक ही प्रश्न मान के चलेंगे तो ये आपके साथ धोखा होगा। ठीक है। चलिए, समतल भूमि पर बना दुर्ग कहलाता था धानवन दुर्ग। जल से घिरे दुर्ग को क्या कहा जाता था? औदक दुर्ग। निःपृष्ठार्थ क्या है मित्रों? निःपृष्ठार्थ जो है ये होते थे राजदूत। आचार्य कौटिल्य के समय में 3 प्रकार के राजदूत होते थे। निःपृष्ठार्थ फर्स्ट क्लास के राजदूत, परमितार्थ सेकेंड क्लास के राजदूत, फाफनहर थर्ड क्लास के राजदूत। ठीक है। 3 प्रकार, निःपृष्ठार्थ, परमितार्थ, फाफनहर। ठीक है। चलिए, ये होते थे दूत, इन्हें कहा जाता है। दूत का मतलब ही होता है संदेश को, अपने राजा के संदेश को अन्य राजाओं तक पहुंचाना, यानी संदेश को इधर से उधर पहुंचाना। फर्स्ट क्लास के राजदूतों में हो गए जैसे जो है भगवान कृष्ण हो गए, अंगद हो गए, ये सब फर्स्ट क्लास के राजदूत माने जाते हैं। इन्हें अपने राजा की ओर से पूर्ण छूट होती है कि आप चाहे जो भी निर्णय ले सकते हैं हमारी ओर से, हम मान लेंगे।
यानी राजा के बहुत ही विश्वास पात्र होते थे। अब वो जो भी निर्णय लेते थे वो मान लेते थे। जैसे भगवान कृष्ण यहाँ आकर दुर्योधन के सामने रखे कि हमको 5 गांव दे दीजिए, ठीक है। और उधर जो है वो क्या बोलते हैं, अंगद आके अपना पैर जमा के खड़े हो गए। अगर उन्होंने कहा पैर ही हमारा उठा दो तो भगवान राम वापस चले जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्लास के राजदूत हैं, ये हमको बड़े ही विश्वसनीय होते हैं, राजा के बहुत ही नज़दीकी होते हैं, विश्वास पात्र होते हैं। राजा की ओर से कोई भी निर्णय लेने का उनको अधिकार होता है, वही निःस्वार्थ होते हैं। ठीक है मित्रों, चलिए। वैदिक काल में रथ सेना का प्रमुख हथियार होता था। भाई रथियों के पास आपने देखा हुई होगा, मुख्य हथियार उनका धनुष बाण होता था। ठीक है, मुख्य हथियार रथियों का धनुष बाण होता था। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के बलों का वर्णन किया गया है? मित्रों, अर्थशास्त्र में आचार्य कौटिल्य ने 6 प्रकार के बलों का वर्णन किया है। वो कौन कौन से? मौल बल, भृतक बल, श्रेणी बल, मित्र बल, अमित्र बल, अटवी बल। ठीक है, मित्र बल, अमित्र बल, अटवी बल, यानी यहाँ पे जो है आप 6 प्रकार के जो है मूल सेना जो होती थी, मौल बल, मूल सेना जो कि एक प्रकार से राजधानी की रक्षा के लिए हमेशा रेगुलर आर्मी होती थी, क्षत्रियों द्वारा निर्मित होती थी। ठीक है, मौल बल हो गया। भृतक बल, भृतक बल का मतलब हो युद्ध के जरूरत के समय इनकी भर्ती की जाए और उसके बाद इनको खत्म कर दी जाए, अस्थायी सेना होती थी। श्रेणी बल एक प्रकार से व्यापारियों की सेना होती थी, किराए की सेना हम कह सकते हैं। ठीक है, वेतन भोगी सेना कह सकते हैं। मित्र बल जो अपने मित्र राज्य होते हैं, सामंतीय होते हैं, उनकी सेना को हम लोग मित्र बल कहते हैं। अमित्र बल जो शत्रु राजा होते हैं, जो पराजित हो गए होते हैं, उनकी भी सैनिकों को भी जब युद्ध में शामिल किया जाता था तो वे अमित्र बल होते थे। अटवी बल, अटवी बल वो होते थे जो जंगली जातियों की सेना होती थी। जंगली जातियों में युद्ध के बाद लूटपाट करना उनका पारितोषिक होता था। ठीक है, वही होते थे अटवी बल। चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में वर्णित व्यापारिक सेना को कहते हैं। मित्रों, व्यापारिक सेना को जो हमने बताया ना, किराए की सेना, व्यापारियों की सेना, उसे कहते हैं श्रेणी बल। ठीक, अर्थशास्त्र में दुर्ग की सुरक्षा हेतु तो कितनी खाइयां होती थी? तो मित्रों, जो समतल भूमि पर दुर्ग बनाए जाते थे, धानवन दुर्ग टाइप के, उनको सुरक्षित बनाने के लिए उसमें चारों तरफ उनके 3 खाइयां खोदी जाती थी। ठीक है, हर खाई से दूसरे खाई के बीच की जो दूरी होती थी वो 6 फीट होती थी। ठीक, तो चारों तरफ 3 खाइयां खोदकर उसको सुरक्षित किया जाता था। अगला घाती क्या है? घाती जो है आचार्य कौटिल्य द्वारा युद्ध यंत्र होता था। इसे छूते ही व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी, जिसके शरीर में टच होता था वही मर जाता था। ठीक है, अर्थशास्त्र में संचार क्या, संचार कहा गया है? मित्रों, ये गुप्तचरों का एक प्रकार होता है, जो एक प्रकार से संचार जो होते थे ये गुप्तचर होते थे। ठीक है, 2 प्रकार के गुप्तचरों का आचार्य ने वर्णन किया है, संस्था और संचार। ठीक है, बाकी संस्था के अलग अलग कई 5-6 प्रकार होते हैं, इसी तरह संचार के भी 5-6 प्रकार होते हैं। तो संचार जो होते हैं, जो अन्य राष्ट्रों में जो है जाकर गुप्तचर या जासूसी का कार्य करते हैं, उन्हें संचार कहा जाता है। एक प्रकार से इन्हें भ्रमणशील चर या भ्रमणशील गुप्तचर भी कहा जाता है। ठीक है, आगे मंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने कितने राज्यों को शामिल किया है? मित्रों, मंडल राज्य में आचार्य कौटिल्य ने 12 राज्यों को शामिल किया है। ठीक है, वही मंडल सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मंडल सिद्धांत बहुत आता है, इसलिए इसको जो है नजरअंदाज मत करिएगा। कौटिल्य ने कितने प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है? मित्रों, आचार्य कौटिल्य ने मुख्यतः 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन किया है। कौन कौन? धर्म युद्ध, दूसरा नंबर कूट युद्ध, तीसरा नंबर त्रिफणी युद्ध। ये त्रिफणी युद्ध, धर्म युद्ध, अधर्म युद्ध, ये आप लोग जानते होंगे। धर्म युद्ध भी जानते हैं, जो युद्ध नियमों से लड़ा जाए, जिसमें नियमों का पालन हमेशा होता रहे, नियमों को तोड़ा न जाए, वो धर्म युद्ध होता है। नियमों का पालन करते हुए विजय मिले या पराजय मिले, उसको स्वीकार करना है। कूट युद्ध, कूट युद्ध को ही अधर्म युद्ध कहा जाता है। यहाँ पर जो है केवल विजय चाहिए, विजय के लिए चाहे छल बल कपट सब करना पड़े, वो कहलाता है कूट युद्ध। एक मित्रों इन्होंने वर्णन किया है त्रिफणी युद्ध। त्रिफणी युद्ध एक प्रकार से देखा जाए तो ये युद्ध के मैदान से हटके होता है, जो मनोबल को गिराने के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है त्रिफणी युद्ध में? जैसे राजा को, राज्य को कमजोर करने की जो पूरी क्रिया होती है, यानी बिना युद्ध लड़े भी इससे युद्ध जीता जा सकता है। जैसे इसमें ये माना जाता है हथियार गोदामों पे आक्रमण करके आग लगा देना, खड़ी फसलों में आग लगा देना, अन्न गोदामों में आग लगा देना, महत्वपूर्ण
व्यक्तियों को, जो उनके कमांडर हो सकते हैं, सेनापति हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, जो सेना के, जो राजा के जो महत्वपूर्ण होते हैं, उनके मित्र हो गए, सबको जो है लालच देकर उनको तोड़ देना। कोई न कोई छल बल कपट लगाकर या तो उनको तोड़कर अपनी ओर मिला लीजिए या तो उनको उनसे अलग कर दीजिए ताकि उनकी ताकत उनको न मिलने पाए। अगर आवश्यकता पड़ जाए तो यहाँ पर मित्रों एक चीज और है, आचार्य कौटिल्य ने देखा जाए तो महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मारने के लिए इन्होंने विषकन्याओं का भी प्रयोग किया है। ठीक है, विषकन्याओं का प्रयोग करके अन्य राजाओं को भी मारना, ये सब आ जाते हैं त्रिफणी युद्ध के अंतर्गत। ठीक है, और जल स्रोतों में जहर मिला देना, जहां पहले कुएं के पानी लोग पीते थे उनमें जहर मिला दीजिए, सब भी फैला हो जाए, यानी पानी पिए तब भी मरे, ना पिए पानी तब भी मरे। ठीक है, तो ये एक प्रकार से राज्य को आतंकित करने की, जो राज्य से हटकर बैकडोर से जो कार्य किए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं त्रिफणी युद्ध। ठीक है, बहुत ही खतरनाक होता है मित्रों। अगर सफल हो गया तो बिना लड़े आप लड़े ही विजय मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो 3 प्रकार के कौटिल्य ने वर्णन किया है युद्धों का। आगे विदेश नीति को कार्यान्वित करने का अंतिम तरीका क्या होता है मित्रों? अंतिम तरीका जो होता है वो होता है युद्ध। ठीक है, विदेश नीति को कार्यान्वित करने का अंतिम तरीका होता है युद्ध। यानी पहले जो होते हैं साम दाम भेद दंड, ये 3 तरीके पहले होते हैं। अंतिम तरीका होता है युद्ध। फाम का मतलब होता है समझाना बुझाना, समझा बुझा के अपना काम कराना। दाम का मतलब है कीमत देकर, मूल्य देकर अपना काम कराना। भेद का मतलब होता है दूसरों से प्रेफर देकर, विद्रोह करा के ये सब कार्य कराना। यानी प्रेफर की नीति जो अपनाई जाती है वो होती है भेद नीति, दबावपूर्ण नीति। जब ये तीनों असफल होती है तो जो मित्रों अंतिम तरीका होता है वो होता है युद्ध। ठीक है, तो विदेश नीति को कार्यान्वित करने का जो अंतिम तरीका होता है मित्रों ये होता है युद्ध। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वह समझ में जरूर आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आगे आप लोगों को वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, अब चूंकि आपको समझाना पड़ता है कि एक ही प्रश्न के स्थान पर आप उसमें कई प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा समझा के आपको बताएंगे ताकि आप एक तरफ से इतना तैयार होते जाइए कि आपको अगर दाएं बाएं से भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो वो भी आपसे बचने ना पाए। ठीक है, चलिए मित्रों, अगले भाग में हम लोग पढ़ेंगे आगे।